हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केशव भानु क्लासेस। तो कल हमने एक डिस्कस किया था मॉडल पेपर। आज से एक दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। तो कल वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम डेली एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस की एक सीरीज करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। आज हम एक सेकंड मॉडल पेपर करेंगे जिसमें अपने कम से कम 30 क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है साइंस के। लेवल 2 की साइंस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जल गैस यानी कि वाटर गैस है। अब वाटर गैस किसको बोलते हैं? हो सकता है किसी ने पहली बार नाम सुना हो वाटर गैस, लेकिन वाटर गैस होती है। तो कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, CO+H2, CO+H2O, CO2+H2 या फिर CO2+H2O। तो वाटर गैस किसको बोलते हैं? CO+H2 यानी ऑप्शन ए ये होगा इसका राइट आंसर। CO+H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस। ध्यान रखना, वाटर गैस किसको बोलते हैं? CO+H2 को बोलते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? थाइमस ग्रंथि में, लिम्फोनोड में, अस्थि मज्जा में या फिर यकृत में? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो में होता है। कहां पर होता है? बोन मेरो में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है? परिपक्वन यानी मैच्योर कहां पर होती है? तो आंसर जाएगा थाइमस ग्रंथि। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? थाइमस ग्रंथि। यहाँ पर निर्माण पूछा है तो लिम्फ आपके अस्थि मज्जा में, और परिपक्व पूछे तो थाइमस ग्रंथि में। दोनों ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में कौन से हाइड्रोकार्बन का यूज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मिथेन, एथिलीन, बेंजीन या फिर ब्यूटीन। तो क्या आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन बी एथिलीन। किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन। एथिलीन का दूसरा नाम होता है एथाइन, सॉरी, एथिलीन का दूसरा नाम होता है एथीन। ठीक है, एथीन एक गैस होती है, इसका उपयोग करते हैं हम फलों को पकाने के लिए। ये जो एथीन गैस है वो प्राकृतिक तौर पर पादपों के अंदर भी मिलती है, प्राकृतिक तौर पर पादपों के अंदर भी मिलती है। इसी कारण जो जो फल वगैरह होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? पकने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एथीन एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है या फिर जंतु हार्मोन है? तो क्या आंसर जाएगा कि एथीन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। पादप एंजाइम नहीं है, कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है कि एथीन क्या है? एक पादप हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी क्या है? नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत है, या फिर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो क्या कारण है कि पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो बदलती रहती है? तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो इसके कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से एक यौगिक है। कौन है जो एक यौगिक है? ठीक है, ये आपको बताना है। चांदी, तांबा, जल या फिर सोना? तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं। देखो चांदी क्या है? चांदी एक धातु है। धातु के अंदर क्या होता है? परमाणु क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तांबा भी क्या है? धातु है। सोना भी क्या है? धातु है। तो धातु के अंदर जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक में हमें क्या चाहिए? अलग अलग प्रकार के परमाणु चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। तो वाटर, वाटर का अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? H2O। तो H2O के अंदर देखिए, एक तो परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन का है, और एक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। यानी दो प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो जल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक हमारे प्रोत्साहन का काम करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। पहला देखिए, हवा में चांदी के आभूषणों का काला होना। दूसरा है फलों का पकना। तीसरा है दूध से दही बनना। और चौथा है जल में चीनी का घुलना। तो देखो पहला वाला कौन सा है, हवा में चांदी के आभूषणों का काला होना, यानी यहाँ पर कोई ना कोई क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो गया, केमिकल परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, फलों का पकना। फलों का पकना मैंने ऊपर बताया था किसके कारण होता है, एक गैस होती है एथीन, ठीक है, उसके कारण होता है। तो एथीन गैस होता है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रही है, कोई ना कोई रिएक्शन चल रही है, यानी ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर दूध से दही का बनना। तो दूध से दही का बनना क्या होता है, एक बैक्टीरिया काम आता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन चलेगी, जिस कारण ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब जल में चीनी का घुलना। अगर मेरे पास थोड़ा कोई जल है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दी, चीनी डाल के उसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया तो यहाँ पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, जो चीनी है वो जल के अंदर घुल गई। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। तो 6 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। 6 का राइट आंसर क्या होगा, डी, जल में चीनी का घुलना। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एलपीजी के मुख्य अवयव या घटक क्या है। आजकल के ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं रीट के अंदर, ठीक है, जो एसआई का पेपर होता है उसके अंदर एलपीजी वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये करंट का विषय बना हुआ है। एलपीजी के मुख्य अवयव या घटक क्या है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, इथेन, हेक्सेन। सेकंड है मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन। थर्ड है प्रोपेन, ब्यूटेन। और फोर्थ है मीथेन, CO2, हाइड्रोजन। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एलपीजी का मेन घटक क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी इसके अंदर मेन क्या होते हैं, प्रोपेन होते हैं और क्या होते हैं, ब्यूटेन वाली गैसें होती हैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8, सन कौन सी गैस का गोला है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर कि सन के अंदर, सूरज के अंदर, सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, या सूर्य कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी सूरज के अंदर मेनली कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पादपों की धीमी गति मापने के लिए कैस्कोग्राफ यंत्र किसने बनाया था। जगदीश चंद्र बोस, न्यूटन, अरस्तु या थियोफ्रास्टस। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रायोजना विधि आधारित है। प्रायोजना विधि किस पर आधारित है या किसके विचारों पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर, आर्मस्ट्रॉन्ग के विचारों पर, जॉन ड्यूई के विचारों पर, या फिर जॉन डाल्टन के विचारों पर। तो प्रायोजना विधि जिसने पढ़ रखी है उसी को ही पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी, जॉन ड्यूई के विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर, जॉन ड्यूई के विचारों पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विज्ञान सामान्य विचारों का अंतर संबंधित क्रम है, यह कथन किसने कहा था। विज्ञान सामान्य विचारों का अंतर संबंधित क्रम है, यह कथन किसने कहा था। कोनाल्ट ने, फ्रॉबेल ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने, किसने कहा था। तो 11 का राइट आंसर होगा ए, कोनाल्ट ने। ठीक है, क्योंकि आजकल ये कथन वाले क्वेश्चन भी साथ साथ में पूछने लगे हैं, तो आपको ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। किसने कहा था, कोनाल्ट ने कहा था। विज्ञान सामान्य विचारों का अंतर संबंधित क्रम है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से नवाचारों से संबंधित विधि है। नवाचारों से संबंधित विधि कौन सी है, ये आपको बतानी है। दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रायोजना विधि या उपरोक्त सभी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो सारी विधियां है वो किससे संबंधित है, नवाचारों से संबंधित विधि है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसका मापन करता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसका मापन करता है, त्वरण का, बल का, संवेग का या फिर कोणीय संवेग का। ठीक है, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि बल का करता है या त्वरण का करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता क्या है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो संवेग में परिवर्तन होगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा, किसके बारे में पता चल रहा है, बल के बारे में पता चल रहा है। किसके बारे में पता चल रहा है, बल के बारे में, यानी फोर्स के बारे में बता रहा है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसको बताएगा,
बल को, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, बल, बल का मापन करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो पीछे वाला, जो वाहनों के अंदर जो आपके दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है जिससे हमें पीछे देखने में आसानी होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या द्विअवतल दर्पण, कौन सा दर्पण होता है जो वाहनों में लगा होता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे हमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है, सीधा दिखता है, सीधा प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, सीधा दिखता है और कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, छोटा। तो सीधा और छोटा दिखता है तो वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण आपने यूज करते हैं वाहनों के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 को करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आपका पेपर में लाभ होता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फटाफट, निम्नलिखित में से प्रदूषण संकेतक वनस्पति कौन सी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि प्रदूषण संकेत वनस्पति कौन सी है, लाइकेन, मॉस, शैवाल या कवक। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन। यानी जहां पर भी प्रदूषण होगा, जहां पर भी क्या होगा, प्रदूषण होगा, वहां पर लाइकेन नहीं पाई जाएगी, लाइकेन वहां पर नहीं उगेगी, नहीं पाई जाएगी वहां पर। तो ये प्रदूषण संकेतक वनस्पति है, कौन, लाइकेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, पॉल डोमिनोव्स्की, अल्बर्ट सोबिन, एडवर्ड जेनर या जोनास सॉल्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। अब ये तो आपको याद होने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा। तो एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, किसके लिए विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल परीक्षण किसके रोग के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, पोलियो के लिए या हेजा के लिए। ये काफी फेमस है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट काफी फेमस टेस्ट है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है किसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा, वो होगा टाइफाइड। जब टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है आपको रीड के अंदर ये मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कागज उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, हल्का सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज आइसोमेरेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आयोडीन और जल। तो कागज उद्योग में लुगदी के विरंजन के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या लिखोगे आप, H2O2। क्या लिखोगे, H2O2। ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खालिस्तान से बने कपड़े आसानी से झुर्रीदार नहीं होते हैं। झुर्रीदार मतलब जिसमें आसानी से सड़ ना भरे। ठीक है, कपास, सन, रेशम या फिर पॉलिएस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का डी। जो पॉलिएस्टर वाले कपड़े होते हैं उसमें आसानी से सल नहीं होते, यानी उसको प्रेस करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पॉलिएस्टर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 वापिस से खालिस्तान वाला है। खालिस्तान के कारण एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, या कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के कारण या अनुनाद के कारण। तो प्रतिध्वनि यानी कि जो वापस ध्वनि आएगी वो कब आएगी, जब ध्वनि तरंगों का क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुंबक को भी कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, पन्ना, लॉर्ड स्टोन, मून स्टोन या सन स्टोन। तो 21 का राइट आंसर होगा, प्राकृतिक चुंबक को कहा जाता है लॉर्ड स्टोन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, लॉर्ड स्टोन। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, लॉर्ड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। जब मैंने आपको विटामिन यानी संतुलित भोजन वाला कराया था उसमें मैंने बताए थे विटामिन
कि आपको रासायनिक नाम पूछ सकता है या फिर आपको विटामिन देकर के उसका रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन या बायोटिन। तो 22 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बायोटिन। बायोटिन क्या है, किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B7 का। क्लियर? अगर मैं पूछूं विटामिन B7 कौन सा विटामिन है, जल वाला है कि वसा वाला है? जल वाला है या वसा वाला है? तो सिंपल सी बात है, जल वाले कौन से हैं? बी और सी, और बाकी बच गए वसा वाले यानी ए, डी, ई और के। तो विटामिन B7 किसका हो गया? जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन है? जल में घुलनशील। क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बंध प्रकृति में सबसे कमजोर है? प्रकृति में सबसे कमजोर बंध कौन सा है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या हाइड्रोजन बंध? तो 23 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध है वो प्रकृति का सबसे दुर्बल बंध है, सबसे कमजोर बंध है। जो हाइड्रोजन बंध है वो प्रकृति का सबसे कमजोर बंध है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध है वो प्रकृति का सबसे सबसे कमजोर बंध है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण में हानिकारक खतरनाक प्रदूषकों को निम्नीकृत करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना क्या कहलाता है? माइको रेमेडिएशन, नैनो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, क्या कहलाता है? बायो रेमेडिएशन। क्लियर? 25 देखिए, एक अच्छी शिक्षण सहायता की एक आवश्यक विशेषता है। ये तो आपको अपने विवेक से करना है। एक अच्छी शिक्षण सहायता की एक आवश्यक विशेषता क्या है? कम लागत, लोकप्रिय, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी को शामिल करना, जो संभालना आसान हो। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी को शामिल करना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 काफी आसान है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? SR, SB, AG या AU? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? AG। क्या है? AG। और AU किसका है? सोने का। AU किसका है? सोने का। और चांदी का क्या है? AG। क्लियर? दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको, चांदी वाला भी ध्यान रखना, सोने वाला भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, फ़ारेनहाइट पैमाने में, कौन से पैमाने में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का भाप बिंदु, जिस जिस बिंदु पर पानी उबलता है, भाप बनती है, वो क्या है? अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और सीधा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट करके आ जाते हैं, जो क्या है? पूरा का पूरा गलत आंसर है। हमें किसमें पूछा है? फ़ारेनहाइट पैमाने में पूछा है। 100 डिग्री तो किसके अंदर होता है? सेल्सियस के अंदर होता है। 100 डिग्री किसमें होता है? सेल्सियस में होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर हुआ 27A। फिर आओ 28, एक चम्मच जो पानी में झुका हुआ लगता है, इसका उदाहरण है। यानी किस कारण से चम्मच है वो पानी में झुका हुआ लगता है? व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो आपने पढ़ा है कि जो हमें थोड़ी बहुत चीजें उठी हुई या झुकी हुई लगती है वो किस कारण होती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपवर्तन के कारण होती है। किस कारण होती है वो? अपवर्तन के कारण होती है। यानी जैसे इसका एक एग्जांपल और क्या होता है कि पानी के अंदर एक सिक्का पड़ा हुआ है, वो हमें क्या दिखता है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, 28 को मार्क कर लेना, आने लायक क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन धातु होने के बावजूद विद्युत का गैर चालक है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आजकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइप के कि निम्नलिखित में से कौन धातु होने के बावजूद भी विद्युत का गैर चालक है? आपको पता है धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन इनमें से कौन है जो धातु है लेकिन वो विद्युत का गैर चालक है या फिर कुचालक कह सकते हैं? ठीक है, सीसा, निकल, तांबा या टिन? सीसा, निकल, तांबा या टिन? तो 29 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? सीसा। ठीक है, निकल विद्युत का सुचालक है, तांबा भी विद्युत का सुचालक है, टिन भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन जो शीशा है, जो कांच होता है, वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर? लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फटाफट। डैश हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सिंपल सा आंसर क्या होगा? बृहस्पति। क्या आंसर होगा इसका? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है।
तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। नीचे देखो आंसर की दी हुई है, आपको अपने आंसर यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर हम साइंस और मैथ के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये जो मॉडल पेपर है इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाकर केशव भानु क्लासेस सर्च कर सकते हैं, हम वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको गणित के या फिर साइंस के नोट्स चाहिए पूरे के पूरे कोर्स के जो रीट लेवल 2 के अंदर लगा हुआ है, तो वो भी आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 701 483 1463, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।